हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं जो है वो कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक का अभ्यास प्रश्न को जो है वो सॉल्व कराने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न का पहला अभ्यास प्रश्न है हमारा, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। मैं कल ही पाठ का सार बताते समय आप लोगों को बता चुकी थी कि विंध्य और सतपुड़ा का दृश्य बहुत ही सुदर्शन और मनोहारी दृश्य है, जिसे मेकल पर्वत कहते हैं। और मेकल पर्वत के दाईं ओर विंध्याचल पर्वत है और बाईं ओर कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। और बीच से कौन सी नदी निकलती है? बीच से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। और यह नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा भारत देश को अपनी विराटता से पूर्व से पश्चिम की ओर हरापन एवं प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। तो वनवासियों का जीवन कैसा होता है? वनवासियों का जीवन बहुत ही निर्द्वंद होता है। यहाँ की जो वनवासी जो स्त्रियां हैं वो टोकरियों में जो है वो जामुन लेकर के आती हैं, आम के जो है वो ढेर लाती हैं बेचने के लिए। जो है यहाँ जो है एक अजीब सी शांति फैली हुई है। लोग गरीब हैं और इनकी देखभाल जो है वो नर्मदा करती है। चलिए प्रश्न तीसरा को देख लेते हैं। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है, यह पंक्ति की संदर्भ में कही गई है। अमरकंटक में जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है और इस कुंड के आसपास 20 के आसपास जो है वो मंदिर बने हुए हैं। और यहीं पर जो है वो पूर्व दिशा में एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसे नर्मदा का उद्गम माना गया है। और इस नर्मदा के उद्गम की स्थल पर जो शिव मंदिर है उसके कंठ से पानी निकल करके कुंड में एकत्रित होता है। इसीलिए कहा गया है कि अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न चौथा में क्या कहा गया है लेखक के द्वारा? अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है और वहीं से जल आकर के कुंड में इकट्ठा होता है। नर्मदा में अनादिकाल से आज तक निरंतर प्रवाह बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। प्रश्न 5वां को देखते हैं। प्रश्न 5वां में क्या बोला गया है? प्रश्न 5वां में ये है कि निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। और निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। हमारे पास जो है वो कुछ गद्यांश दिए गए हैं जिनकी हमको क्या करना है? व्याख्या करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, इस गद्यांश को जो है पढ़ देती हूँ। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है, चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है, एक तरफ अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है, ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमा चौकड़ी मची हुई है। तो व्याख्या लिखने से पहले हमको क्या कर लेना चाहिए? इनके जो है वो पाठ का नाम और लेखक के नाम को लिख लेना चाहिए। जब आप उत्तर करके लिखेंगे आंसर शीट में तो सबसे पहले लिख लीजिएगा आप पाठ का नाम। पाठ का नाम यहाँ पे आप नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, उसके बाद लेखक का नाम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको लेखक का नाम लिखना है, कवि का नाम नहीं। और कवि का नाम क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये क्या है? गद्य खंड है। तो गद्य कौन लिखते हैं? लेखक लोग लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? लेखक आ जाए। लेकिन अधिकतर बच्चे लोग क्या कर देते हैं? कवि का नाम करके लिख देते हैं। तो जब हम कविता लिखते हैं तब वहाँ पे क्या नाम आना चाहिए? कवि का नाम आना चाहिए। तो लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर श्रीराम परिहार। अब हमको क्या करनी चाहिए? इसकी जो है वो व्याख्या लिखनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका व्याख्या बनाते हैं। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। रजत मतलब क्या होता है? चांदी। यहाँ पर जो है जब पाठ का सार बताई थी तब मैं आप लोगों को बताई थी कि ये किसके बारे में बताया गया है? सोन नदी के बारे में बताया गया है। तो जब सोन अपने उद्गम स्थल से नीचे गिरती है तो उसकी धार जो है वो किसके समान दिखाई देती है? चांदी के समान जो है वो धार दिखाई। लेखक कहते हैं कि जब सोन नदी अपने
उद्गम से जब नीचे गिरती है तो चांदी के धार के समान आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरी भरी वनस्पतियां हैं और दूसरी तरफ जो है वो पर्वत अपने अचलता और विश्वास से दृढ़ निश्चयी हैं और ऊपर आसमान में जो बादल हैं उनकी गर्जना ऐसी लगती है मानो वो धामा चौकड़ी और छुछुआल खेलते हुए प्रतीत होते हैं। विशेष लिख लेते हैं और विशेष में क्या लिखा जाता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो वर्णन यहाँ पर किसके बारे में किया गया है, अमरकंटक के बारे में किया गया और अमरकंटक का दृश्य कैसा है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन लेखक के द्वारा किया गया। व्याख्या को देख लेते हैं। दूसरा व्याख्या क्या है, अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। जैसे पहले गद्यांश का हमने जो है वो आंसर लिखा था, सेम उसी तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, जिसमें पाठ का नाम नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, लेखक का नाम डॉक्टर श्री राम परिहार। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नर्मदा का यह क्षेत्र, मतलब नर्मदा का जो भूभाग है वह क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो देवों और मनुष्यों, मिथकों मतलब कहानीकारों, लोक कथाओं, ऋषियों से लेकर के आज तक के रचनाकारों के लिए जो है वो अपने आप में जो है वो विशेष महत्व रखता है। और क्यों विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये अपने अंदर जो है वो तथ्यों का खजाना जो है वो रखा हुआ है। यह जो है वो इसीलिए इनके संदर्भों में जो है विशेष महत्व रखता है। इसीलिए कवि महाकवि कालिदास ने इसे जो है वो आम्रकूट की जो है वो संज्ञा दी हुई है। इसके बाद हम इनका क्या लिख देंगे, विशेष लिख देंगे। तो फिर विशेष में आ जाएगा हमारा प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर। छठवां, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई है। वनवासी स्त्रियों द्वारा ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए नर्मदा का जल ही जीवन का क्या है, आधार है। क्योंकि नर्मदा का जल ही जो है वो आसपास की भूमि को क्या करता है, सिंचित करता है, जिससे जो है फसल, जंगलों से प्राप्त उत्पादन और खनिज, यही सब वहाँ के जीवन के लोगों का क्या है, जीवन का आधार है। और अगर नर्मदा नहीं रहेगी तो वहाँ का जीवन क्या हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। इसीलिए वनवासी स्त्री के द्वारा जो है बात कही गई है कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो में सबसे पहला प्रश्न है सोनमुड़ा। तो सोनमुड़ा क्या है, सोन नदी का उद्गम है और सोन नदी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो चांदी के धार के समान जो है वो दिखाई देती है। दूसरा, आम्रकूट। आम्रकूट अमरकंटक का वह क्षेत्र जहाँ पर जो है आम के वृक्षों की अधिकता है, उसे कवि कालिदास ने आम्रकूट की संज्ञा दी है। तीसरा, मैकाल विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच का क्षेत्र मैकाल पर्वत है और यहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की जन्मभूमि रही है। साथ ही जो है वो ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। छोटा सा जलकुंड, आम के बगीचे और सरई के पेड़ दिखाई देते हैं। कुछ अन्य प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा निकाले गए हैं, इनका उत्तर देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ का लेखक का नाम लिखो। तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर श्री राम परिहार। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। इसका उत्तर नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ गद्य की लेख विधा है। अगला प्रश्न देख लें। डॉक्टर श्री राम परिहार द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे आप लोगों को कितनी रचनाओं के नाम लिखना है, 2 रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पर मैं कुछ 2-3 रचनाओं के नाम बता देती हूँ। जैसे झरते फूल हर श्रृंगार की, आँच अलाव की, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख। ये कुछ रचनाओं के नाम हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं।
झरते फूल हर श्रृंगार की किसकी रचना। यहाँ पे प्रश्न को बोर्ड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, घुमा करके पूछ दिया जाता है। या तो लेखक की रचनाओं के नाम पूछ दिया जाता है, या तो जो है वो कुछ रचनाओं के नाम दे दिया जाता है और उनको पूछा जाता है ये किनकी जो है वो रचना है करके। तो इसी तरीके से एक प्रश्न बनाई हूँ मैं कि झरते फूल हर श्रृंगार की किसकी रचना है। तो झरते फूल हर श्रृंगार की किसकी रचना है, डॉक्टर श्री राम परिहार की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा कहाँ से निकली है। तो नर्मदा जो है वो अमरेश्वर के कंठ से निकली है। सोन का उद्गम कहाँ से हुआ है, सोन का उद्गम सोनमुरा से हुआ है। नर्मदा की सखी का क्या नाम था, नर्मदा की सखी का नाम जुहिला था। अगला प्रश्न है, किसी एक लोक कथा का नाम लिखो। तो लोक कथा, तो सोन और नर्मदा की प्रणय कथा एक लोक कथा का नाम। इस पाठ में भाषा के बारे में कुछ बताया गया है, जिसमें जो है वो गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया है। तो मैं गुणवाचक विशेषण को आप लोगों को समझा देती हूँ, गुणवाचक विशेषण क्या होता है करके। तो गुणवाचक विशेषण की सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते, उदाहरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। बादल सनई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुंदियों पर रहते अमरकंटक की समतल और रक्ताप छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। तो ऊंचे ऊंचे शब्द किसका गुण बता रहा है, पेड़ों का गुण बता रहा है, तथा रक्ताप शब्द जो है वो इसकी छवि को बता रहा है।